नमस्कार प्यारे दोस्तों। सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपने साथियों को, मोहित जी, सुभाष चंद्र साहू जी, एच पर्सन जी और राकेश दुबे जी। आपके प्यार भरे कमेंट्स इस कहानी को और भी खास बना देते हैं। आपका हौसला ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, पिछली कड़ियों में हमने देखा था कि कैसे इस नरभक्षी बाघ ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। हमने सफर शुरू किया था रामगढ़ से, जहां एक छोटी बच्ची की मदद से बाघ के शिकार का सुराग मिला। फिर रात के अंधेरे में खुप काली छायाओं के बीच मैंने पेड़ पर बैठकर उस मौत की आहट सुनी और अपनी राइफल सिर्फ कानों के सहारे साधनी पड़ी। तूफानी रात, बरसात और हड्डियों तक चुभने वाली ठंड, हर पल मौत सामने थी। सुबह बद्री और उसके आदमी के आने पर मुझे सहारा मिला, लेकिन तब तक बाघ की दहशत और भी गहरी हो चुकी थी। हमने देखा कि किस तरह वह बाघिन, जिसे गांव वाले लंगड़ी बाघिन कहते थे, लगातार हमें चकमा दे रही थी और यहाँ तक कि एक मजदूर के पीछे मौत की परछाई बनकर चली आई थी। आज इसी सफर का अंतिम पड़ाव है। क्या यह जानलेवा बाघिन आखिरकार मारी जाएगी या फिर जंगल की छायाओं में एक और रात मौत की आंखों से सामना करना पड़ेगा? तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मुक्तेश्वर के नरभक्षी बाघ की इस थर्रा देने वाली कहानी का अंतिम अध्याय। यह लगभग दोपहर के 2 बजे थे। सुबह 4 बजे रामगढ़ से निकलकर कई मील पैदल चलने के बाद थकान से चूर मैं बस एक कप चाय की तलाश में था। सोचा क्यों न बद्री से मिल लिया जाए। बद्री का बागान जाने वाला रास्ता वहीं से कटता है जहां मवेशियों की पगडंडी मुख्य सड़क से मिलती है। यह रास्ता सीधी ढलान पर घने झाड़ियों और जंगल से होकर लगभग 1 मील नीचे उतरता था। जैसे ही मैं पहुंचा, बद्री अपने अतिथि गृह के पास एक टूटे हुए सेब के पेड़ को संवारने में व्यस्त था। मेरी बात सुनकर वह मुझे उस छोटे टीले पर बने घर तक ले गया जो पूरे बागान पर निगरानी रखता था। हम बरामदे में बैठे तभी उसने नौकर को मेरे लिए चाय और खाने का इंतजाम करने भेज दिया। वहीं बैठे बैठे मैंने उसे अपने आने का कारण बताया। वह शिकार, जिसे एक छोटी बच्ची की मदद से मैंने ढूंढ निकाला था। जब मैंने बद्री से पूछा कि इस शिकार की खबर मुक्तेश्वर के शिकारी साहबों तक क्यों नहीं पहुंची, तो उसने धीमी आवाज में एक डरावना सच उगल दिया। गांव वाले अब उन शिकारी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे। बार बार कोशिश करने पर भी वे बाघ को मार नहीं पाए थे और अब तो हाल ये था कि कोई भी नई घटना उनकी नजरों से छुपाई जाने लगी। बद्री ने बताया कि उनकी असफलता की असली वजह उनके बड़े बड़े इंतजाम थे। शिकार की जगह के पास झाड़ियां काटना, पेड़ साफ करना, ऊंचे ऊंचे मचान बनाना और फिर कई लोगों का उस मचान पर डेरा जमाना। इन सब हरकतों ने बाघ को इतना चौकन्ना कर दिया था कि अब वह कभी अपने शिकार पर लौटकर नहीं आता। धीरे धीरे बद्री की आवाज और गंभीर होती चली गई। उसने कहा, मुक्तेश्वर में सिर्फ एक ही बाघ है और उसके दाएं अगले पंजे में हल्की सी लंगड़ाहट है, लेकिन न जाने ये लंगड़ापन कैसे आया और न ही ये मालूम है कि वह नर है या मादा। उसकी बातों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे जंगल खुद कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। बरामदे में हमारी संगत में एक बड़ा एयरडेल कुत्ता भी बैठा था। अचानक उसकी गुर्राहट ने सन्नाटा तोड़ा। उसकी नजरें जिस ओर गड़ी थीं,
वहां जमीन पर एक विशाल लंगूर बैठा था। वह अपनी मजबूत भुजाओं से सेब की डाल दबाए अधपके फल तोड़ तोड़ कर खा रहा था। बद्री ने बरामदे की रेलिंग के सहारे रखी बंदूक उठाई, नंबर 4 के छर्रों से लोड किया और दबा दी गोली। दूरी इतनी ज्यादा थी कि छर्रे लंगूर को कोई चोट न पहुंचा सके, पर धमाके ने उसका जीना हराम कर दिया। वह बिजली की तरह पहाड़ी की ओर भागा और कुत्ता उसके पीछे पागलों सा दौड़ पड़ा। मैं डर गया, कहीं यह पीछा कुत्ते की जान न ले ले। मैंने बद्री से विनती की, उसे वापस बुला लो, लेकिन बद्री ने निश्चिंत भाव से कहा, चिंता मत करो, यह कुत्ता हमेशा इसी लंगूर के पीछे पड़ता है। इसने मेरे बाघ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब कुत्ता लंगूर के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। तभी अचानक लंगूर पलटा, कुत्ते के कानों को जकड़ लिया और उसके सिर का एक हिस्सा दांतों से उखाड़ फेंका। खून का फव्वारा फूट पड़ा। घाव गहरा था। हम सब ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसका इलाज किया। तभी नौकर चाय और गर्मा गर्म पूरी ले आया। चाय की चुस्की लेते हुए मैंने बद्री को उस पेड़ के बारे में बताया जहां मैं बाघ का इंतजार करने वाला था। वह 2 आदमियों संग मेरे साथ चल पड़ा। उनके हाथों में एक छोटा मचान बनाने का सामान था। इन सब ने 1 साल से नरभक्षी के साये में जीना सीखा था, इसलिए वे जानते थे खतरा कितना बड़ा है। मृत बैल के आसपास सिर्फ वही एक पेड़ था जो देखने लायक था। लोगों ने मुझे मना किया, आज रात मत बैठो, बाघ खुद शिकार को खींचकर किसी और जगह ले जाएगा, तब तुम सुरक्षित जगह से बैठ सकते हो। पर मेरे लिए यह मौका दोबारा नहीं आ सकता था। अगर आज मैंने चूक की तो कल भालू उस शिकार पर दावा कर सकता था, और हिमालयी भालू बाघ से भी नहीं डरते। कांटेदार गुलाब की झाड़ियों से घिरे उस पेड़ पर चढ़ना आसान न था। जैसे तैसे ऊपर जाकर मैंने अपनी जगह बनाई। बंदूक मुझे ऊपर थमा दी गई। बद्री और उसके साथी वादा करके लौट गए कि सुबह तड़के मुझे लेने आ जाएंगे। अब मैं पहाड़ी की ओर मुंह किए था। पीठ के पीछे खाई थी। ऊपर से आने वाले हर जीव को मैं साफ देख सकता था, लेकिन नीचे से आने वाला बाघ तभी दिखेगा जब वह शिकार के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा। सफेद बैल की लाश मुझसे 15 फीट दूर दाईं करवट गिरी थी। शाम के 4 बजे मैं बैठा और 5 बजे खाई से काकड़ की भौंक सुनाई दी। उसकी आवाज से साफ था, बाघ चल पड़ा है। काकड़ रुका, घूरता रहा, फिर भौंकते भौंकते धीरे धीरे दूर होता गया। उसकी आवाज धुंधली होती चली गई और फिर गायब हो गई। इसका मतलब साफ था, बाघ शिकार तक आकर रुक गया था। वह अब पास ही कहीं छिपा पड़ा था, आंखें और कान चौकन्ने, यह पक्का करने के लिए कि आसपास कोई इंसान न हो। मिनट दर मिनट रात घिरती चली गई। अंधेरे ने जंगल को अपने आगोश में ले लिया। सामने की पहाड़ी धुंधली परछाइयों में बदल गई। केवल सफेद बैल की लाश धुंधले धब्बे की तरह दिख रही थी। अचानक खाई के मुहाने पर एक टहनी टूटी। दबे पांव कदमों की आहट आई और आकर मेरी पेड़ के ठीक नीचे थम गई। कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि मेरी सांसें भी भारी लगने लगीं, और फिर सूखी पत्तियों पर एक विशाल देह आहिस्ता आहिस्ता लेट गई। बाघ मेरे पैरों के नीचे था। सूरज ढलते ही काले बादलों का सागर उमड़ आया। आसमान पर सितारे कहीं गायब हो चुके थे, मानो पूरी रात पर काली चादर तान दी गई हो। जब बाघ शिकार के पास पहुंचा तो रात ऐसी थी, खूब अंधेरा। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, पर सफेद बैल की लाश भी नजर नहीं आ रही थी। बाघ तो और भी अदृश्य था। अचानक बाघ ने लाश पर फूंक मारनी शुरू की।
हिमालय में गर्मियों के शिकार पर भिन भिनाती बर्रियां चिपक जाती हैं। शायद कड़वे अनुभव से बाघ ने सीखा था कि पहले उन्हें उड़ाना जरूरी है। मेरे लिए ये अच्छा था। बाघ पास ही था, पर इतनी काली रात में मुझे देख नहीं सकता था। अगर मैंने कोई हरकत, कोई आवाज न की। योजना तो ये थी कि तारों की हल्की रोशनी में निशाना साधूंगा, फिर गोली को शिकार के दाहिने ओर जरा सा मोड़ दूंगा। पर आज बादलों ने आंखें अंधी कर दी थीं। अब मुझे सिर्फ कानों पर भरोसा करना था। मैंने बंदूक कंधे पर उठाई, कोहनियां घुटनों पर टिकाई और ध्यान लगाया उस आवाज पर जो बाघ शिकार के पास कर रहा था। कभी दाएं कान को मोड़ता, कभी फिर सीधा करता। निशाना ऊंचा था, मुंह को हल्का नीचे झुकाया। कुछ बार यही किया। जब भरोसा हो गया कि बंदूक सीधा आवाज की ओर है, तो धीरे से ट्रिगर दबाया। बाघ बिजली सा उछला, 2 छलांग में 20 फुट ऊंचे किनारे पर जा पहुंचा। वहां थोड़ी सी समतल जमीन थी और फिर चुप्पी। ये चुप्पी किस बात की थी? क्या बाघ वहीं मर गिरा या बिल्कुल भी घायल न हुआ? मैं 3-4 मिनट तक कान लगाए रहा। कोई आवाज न आई। मैंने धीरे से बंदूक नीचे की। तभी ऊपर से गहरी गड़गड़ाती गर्राहट गूंजी, रूह कंपा देने वाली गर्राहट। अब साफ था, बाघ जख्मी नहीं हुआ। उसने मुझे देख लिया था। मैं जिस गुलाब की झाड़ी पर बैठा था, वह मेरे भार से झुक चुकी थी। पहले मैं 10 फुट ऊपर था, अब मुश्किल से 8 फुट। मेरे पैर और भी नीचे लटक रहे थे और बस 20 फुट दूर ऊपर की ओर नरभक्षी बाघ मुझे घूरता हुआ गरज रहा था। दिन के उजाले में भी अगर पास कहीं बाघ हो, अगर उसने आपको देखा न हो, तो शरीर की नसों में एक हलचल दौड़ जाती है। पर सोचिए, जब वह कोई साधारण बाघ न होकर खूंखार नरभक्षी हो और समय हो रात के 10 बजे का, चारों तरफ खूब अंधेरा, और आपको एहसास हो कि वह नरभक्षी आपकी हर सांस, हर हलचल पर नजर गड़ाए बैठा है, तब यह हलचल खून में तूफान बन जाती है। मैं मानता हूं कि बाघ जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करता, सिवाय इसके कि उसे उकसाया जाए। मगर उस रात जो बाघ मुझ पर गरजा, उसकी जरूरत पूरी हो चुकी थी। उसके पास पहले से ही शिकार था जो 2-3 दिन तक चल सकता था। फिर भी मेरे भीतर एक अजीब सा डर पल रहा था, कहीं यह बाघ उस नियम का अपवाद साबित न हो जाए। पेड़ों की डाल पर बैठा मैं जानता था कि जब तक संतुलन न खोऊं या नींद में गिर न जाऊं, मैं सुरक्षित था। मगर मेरे पास सहारा लेने को कुछ नहीं था। इस अजीब सी स्थिति में मैंने खुद को धूम्रपान से रोकना ठीक न समझा। सिगरेट जलाई ही थी कि अचानक सुना, बाघ ने हरकत की। वह फिर से नजदीक आ गया और गहरी दहाड़ से माहौल कंपा गया। 3 सिगरेट पी चुका था और बाघ अब भी वहीं था। तभी आसमान से बारिश टपकनी शुरू हुई। पहले हल्की बूंदें, फिर मूसलधार बरसात। सुबह रामगढ़ से चलते वक्त मैंने हल्के कपड़े पहने थे और अब कुछ ही मिनटों में पूरी तरह भीग गया। ऊपर कोई पत्ता भी न था जो मुझे बचा सके। मैं जानता था कि बाघ बारिश से बचने के लिए किसी पेड़ या चट्टान की आड़ ले चुका होगा। बारिश रात 11 बजे शुरू हुई और तड़के 4 बजे जाकर थमी। आसमान साफ हुआ तो ठंडी हवा चलने लगी। पहले जो सर्दी थी, अब हड्डियों तक चुभने लगी। उस रात की ठिठुरन, वह सिहरन, आज भी जब कभी गठिया की हल्की सी टीस उठती है,
तो मुझे वही रात याद आ जाती है और मैं सोचता हूँ धन्यवाद कि यह बस एक टीस है, उस रात जैसी लंबी सजा नहीं। सुबह का सूरज अभी बस उग ही रहा था कि मेरा साथी बद्री एक आदमी के साथ आया जिसके हाथ में गरम चाय की केतली थी। मेरी बंदूक थामकर दोनों ने मुझे सहारा दिया क्योंकि मैं पेड़ से उतरते ही लगभग गिर पड़ा। पूरी रात की ठंड और तनाव से मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। जमीन पर लेटे लेटे जब मैंने गरम चाय की पहली चुस्की ली और दोनों ने मेरे पैरों की मालिश कर रक्त का संचार लौट आया, तभी मैं थोड़ा संभला। जब खड़ा होने लायक हुआ तो बद्री ने अपने आदमी को अतिथि गृह में आग जलाने भेजा। उस रात की एक और सच्चाई ने मुझे चौंकाया। मैंने पहली बार अपने कानों के भरोसे गोली चलाई थी और बाघ के सिर से बस कुछ इंच दूर चूक गया था। ऊंचाई तो सही थी, पर बंदूक की नाल दाएं तरफ उतनी नहीं घुमाई थी। नतीजा यह हुआ कि गोली बैल की देह में जाकर धंस गई, ठीक वहीं जहां से बाघ उसका मांस नोच रहा था। चाय और आधा मील पैदल चलकर मैं थोड़ा संभल चुका था। अब मेरे लिए असली तकलीफ थी भीगे कपड़े और खाली पेट, लेकिन असली डर अभी बाकी था। बद्री के बाग तक जाने वाला रास्ता लाल मिट्टी से भरा था, जो पिछली रात की बरसात से बेहद फिसलन भरी हो गई थी। उस गीली मिट्टी में हमें 3 पैरों के निशान दिखे, बद्री और उसके आदमी के ऊपर जाते हुए, और वापसी में सिर्फ उसके आदमी के। लगभग 50 गज तक तो सिर्फ यही निशान थे, लेकिन जैसे ही रास्ते में मोड़ आया हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दाईं ओर की ढलान से एक बाघिन छलांग लगाकर नीचे उतरी थी और सीधे बद्री के आदमी के पैरों के निशानों के पीछे पीछे चल पड़ी थी। जमीन पर गीले निशान साफ बता रहे थे। आदमी और बाघिन दोनों तेज कदमों से दौड़ रहे थे। उस वक्त हमारे हाथ कुछ नहीं था, क्योंकि आदमी हमसे 20 मिनट पहले निकल चुका था। अगर वह बाघ तक नहीं पहुंचा तो शायद हम उसके लिए कुछ भी न कर पाते। दिल दहला देने वाली बेचैनी के साथ हम भी फिसलन भरे रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े, और जब बाघ की पगडंडी दिखाई दी जहां कई मजदूर काम कर रहे थे, तो राहत की सांस ली। बाघिन बाघ की ओर जाने वाली एक अलग पगडंडी पर मुड़ गई थी और वह आदमी किसी तरह सीधा बाघ तक पहुंच गया था। बाद में जब उससे पूछा गया तो उसका जवाब हमें और भी सिहरन दे गया। वह आदमी जानता ही नहीं था कि पूरी राह उसके पीछे मौत बनकर बाघिन चल रही थी। आग की तेज लपटों के सामने अपने भीगे कपड़े सुखाते हुए मैंने बद्री से उस जंगल के बारे में पूछा जहां वह बाघिन गई थी। बद्री ने धीमी आवाज में बताया, वह पगडंडी एक गहरी, अंधेरी और घने पेड़ों से भरी खाई में उतरती है। यह खाई लगभग 1 मील लंबी थी और बेहद खड़ी पहाड़ी के बीच से होकर नीचे जाती थी। नीचे जाकर यह दूसरी खाई से मिलती थी। दोनों के संगम पर एक छोटा सा नाला बहता था और वहीं एक खुला मैदान था जहां से दोनों खाइयों का रास्ता साफ दिखाई देता था। बद्री का मानना था कि बाघिन दिन भर के लिए उसी खाई में छिप जाएगी और यह जगह उसके लिए घात लगाने का सबसे सही ठिकाना थी। हमने तय किया, अगर हम पर्याप्त आदमी इकट्ठा कर पाएं तो वहीं पर शिकार की कोशिश करेंगे। बद्री ने तुरंत अपने मुनीम गोविंद सिंह को बुलवाया। योजना बताई गई तो गोविंद ने हामी भर दी। उसने कहा, दोपहर तक वह 30 आदमी जुटा लेगा जो बीट में हिस्सा लेंगे। मगर एक और आदेश भी था। बद्री के बाग से 5 मन मटर तोड़नी थी। पिछली रात ही टेलीग्राम आया था कि नैनीताल मंडी में मटर की कीमत अचानक आसमान छू गई है। बद्री इस मौके को
हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। राइफल साफ करने और बाग का चक्कर लगाने के बाद मैं बद्री के साथ उसके सुबह के खाने में शामिल हुआ और दोपहर तक गोविंद सचमुच 30 आदमी लेकर आ गया। मगर अब एक नई चुनौती थी। मटर तोड़ने की देखरेख के लिए किसी का रहना जरूरी था। इसलिए बद्री ने खुद बाग में रुकने का फैसला किया और बीट की जिम्मेदारी गोविंद को सौंप दी। गोविंद और उसके लोग स्थानीय थे। उन्हें नरभक्षी के खौफ का अंदाजा था। मैंने उन्हें पूरा तरीका समझाया और वे तैयार हो गए। योजना के अनुसार मुझे 1 घंटे पहले खाई में उतरकर बाघिन की तलाश करनी थी। अगर निशाना न लगा तो मैं नाले के पास उस खुले मैदान में जा खड़ा होता। 1 घंटे बाद बद्री गोली चलाकर संकेत देगा और फिर गोविंद अपने आदमियों को 2 टुकड़ियों में बांट देगा। खुद एक दल संभालेगा और दूसरे का नेतृत्व एक भरोसेमंद आदमी करेगा। दोनों टीमें खाई के दोनों ओर से पत्थर लुढ़काएंगी, शोर मचाएंगी और हाथ पीट पीट कर बाघिन को बाहर निकालेंगी। सुनने में यह सब बहुत आसान लग रहा था, लेकिन मेरे मन में गहरी शंका थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा था। ऐसे बीत अक्सर गलत हो जाते हैं और जब वे गलत होते हैं तो अंजाम डरावने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सुबह जिस पगडंडी से मैं नीचे उतरा था, उसी पर लौटते हुए मैंने उस रास्ते का पीछा किया जिस पर बाघिन गई थी। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद पगडंडी अचानक गायब हो गई और सामने फैला था घना भयावह झाड़ झंखाड़ का समंदर। कई 100 गज तक रास्ता बनाता हुआ मैं कांटों और झाड़ियों को चीरता आगे बढ़ा। वहां पहाड़ी जगह जगह गहरी खाइयों और उभरी हुई धारियों में बंटी हुई थी। एक धार पर नीचे उतरते हुए मैं उस जगह पहुंचा जहां बाईं ओर की खाई दाईं ओर से आती दूसरी खाई से मिल रही थी और उनके संगम पर बह रहा था एक पतला सा नाला। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि आखिर वह खुला मैदान कहाँ है जहां मुझे अपनी जगह लेनी थी। तभी कानों में भन भनाहट पड़ी। नजदीक जाकर देखा, मक्खियां मंडरा रही थीं एक मरी हुई गाय की लाश पर। उसकी गर्दन पर गहरे दांतों के निशान थे। स्पष्ट था कि यह किसी बाघ का शिकार था। शरीर का लगभग सारा मांस खाया जा चुका था। सिर्फ कंधे और सिर का हिस्सा बाकी था। किसी अजीब से आवेग में आकर मैंने उस लाश को खींचकर खाई में धकेल दिया। वह शव ढलान से लुढ़कता हुआ लगभग 100 गज नीचे जाकर एक गड्ढे में अटक गया, नाले से कुछ ही दूरी पर। बाएं घूमकर मैं एक खुली जगह पर पहुंचा, 300 गज दूर, ठीक उस जगह से जहां मैंने लाश गिराई थी। लेकिन यहाँ का भूगोल मेरे अनुमान से बिल्कुल अलग था। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां खड़ा होकर पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके। बाघिन किसी भी ओर से निकल सकती थी और मुझे शायद दिखे भी नहीं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी बद्री की बंदूक से संकेतक गोली चली। बीच शुरू हो चुका था। दूर से आदमियों की चिल्लाहट सुनाई दी। पहले लगा वे मेरी ओर बढ़ रहे हैं, मगर आवाजें धीरे धीरे धुंधली होती गईं और अंत में बिल्कुल गुम हो गईं। लगभग 1 घंटे बाद फिर आवाजें उठीं, इस बार दाईं ओर की पहाड़ी से। जब भीतर मेरे बराबर आ पहुंचे तो मैंने चिल्लाकर उन्हें रोका और अपने पास बुला लिया। इस बार की बीत नाकाम हो चुकी थी। असल में बिना इलाके को समझे और बिना किसी तैयारी के कुछ अनाड़ी आदमियों के सहारे इतनी घनी झाड़ियों वाले विशाल क्षेत्र में बीत कर पाना लगभग नामुमकिन था। भीतर थके हारे एक ओर बैठ गए, अपने हाथ पांव से कांटे निकालते और मेरी सिगरेटों का धुआं उड़ाते हुए। इस बीच मैं और गोविंद
अगली सुबह के लिए नई योजना पर चर्चा कर रहे थे, जहां पूरे मुक्तेश्वर और आसपास के गांवों के हर आदमी को बुलाकर बीत की जाएगी। लेकिन तभी बात करते करते गोविंद अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। मैंने पलटकर उसकी नजर का पीछा किया और वहां सामने सूखी पड़ी खेत की मेड़ पर नरमी से कदम रखती, शांति से आगे बढ़ती वही बाघिन चली आ रही थी। वह तकरीबन 400 गज दूर थी, नाले के उस पार की पहाड़ी पर, और सीधी हमारी ओर बढ़ रही थी। जंगल में जब कोई बाघ आपकी ओर बढ़ रहा हो, अगर आप इंसानी बस्तियों से बहुत दूर क्यों न हो, तो मन में एक तूफान उठता है। अनगिनत ख्याल आते हैं, कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं वह एक पल जिस पर आपकी उम्मीद टिकी है, शिकार या तस्वीर का मौका, हाथ से न निकल जाए। ऐसा ही एक अनुभव मेरा था। मैं पहाड़ी की ढलान पर बैठा था, एक शिकार राह पर निगाहें गड़ाए, उसी रास्ते पर जिस पर आगे जाकर जंगल का पवित्र मंदिर था। बारम का थान, बारम जंगल का देवता। कहते हैं वह इंसानों की रक्षा करता है और उसके क्षेत्र में किसी जानवर का शिकार होना असंभव है। वह जंगल खेल से भरा हुआ था, शिकारियों और शिकारी खेलियों की पसंदीदा जगह। पर हैरत की बात यह थी कि उस मंदिर के आसपास कभी किसी जानवर को मारने का कोई किस्सा सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन उस दिन मैं निकला था उस बाघ को ढूंढने जिसने हमारे गांव के कई भैंसों को मौत के घाट उतार दिया था। मंदिर से 1 मील दूर मैंने अपनी जगह चुनी। शाम के 4 बजे झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। 5 बजे उम्मीद वाली दिशा से अचानक एक सांभर ने चेतावनी की आवाज दी। कुछ ही देर में एक काकड़ ने भी पास आकर भौंकना शुरू कर दिया। अब तय था, बाघ उसी पगडंडी से आ रहा था जहां मैं घात लगाकर बैठा था। जंगल कुछ खुला खुला था, ज्यादातर जामुन के पेड़ों से भरा। तभी मेरी आंखों ने उसे देखा, एक विशाल नर बाघ। वह धीरे धीरे चलता हुआ 200 गज दूर से आया और अब फासला सिर्फ 100 गज का रह गया था। अचानक कानों में पत्तों की सरसराहट गूंजी। मैंने नजरें उठाईं। एक जामुन का पेड़ जिसकी डालियां दूसरे पेड़ में उलझी थीं, धीरे धीरे झुकने लगा। धीरे धीरे वह पेड़ दूसरे पेड़ पर गिरा और अब दूसरा भी डगमगाने लगा। कुछ ही सेकंडों में दोनों तीसरे छोटे पेड़ पर जा टिके। एक पल को खामोशी छाई रही और फिर धड़ाम, तीनों पेड़ जमीन पर गिर पड़े। मैंने नजरें बाघ पर जमाए रखी। जैसे ही उसने पत्तों की पहली सरसराहट सुनी, वह ठिठक गया और जैसे ही पेड़ गिरे, वह बिना घबराहट दिखाए मुड़ गया और जिस राह से आया था उसी राह लौट गया। और सबसे अजीब बात, वे पेड़ जवान थे, मजबूत थे। जड़ों को ढीला करने वाली कोई बरसात भी नहीं हुई थी। हवा का जरा सा झोंका तक नहीं था और फिर भी 3 पेड़ धराशायी हो गए, ठीक उसी राह पर, उसी पल जब बाघ मेरे शिकार की दूरी से सिर्फ 70 गज दूर था। क्या यह सब बस एक संयोग था या सचमुच? जंगल के देवता बारम ने अपने क्षेत्र में खून बहने से रोक दिया। दोस्तों, जंगल में शिकार का असली रोमांच वहीं बढ़ जाता है जहां इंसानों की हलचल भी हो। गांव से गांव जाते लोग, बाजार से लौटते काफिले, या सेब के बागों से बंदरों को भगाने के लिए चली अचानक गोलियां, ऐसी हर चीज आपके शिकार का मौका खराब कर सकती है। उस वक्त बाघिन नाले तक पहुंचने से अभी भी 300 गज दूर थी। इनमें से पूरे 200 गज का इलाका बिल्कुल खुला था।
जहां न कोई झाड़ी थी न कोई पेड़, यानी जहां उसका हर कदम और हमारी हर हलचल साफ नजर आ सकती थी। बाघिन तिरछे कदमों से हमारी ओर बढ़ रही थी, एक एक कदम जैसे सदियों में पड़ रहा हो। मुक्तेश्वर के लोग उसे लंगड़ी बाघिन कहते थे, लेकिन मेरी आंखों को उसके चाल में जरा भी लंगड़ाहट नजर नहीं आई। मैंने तय किया, जब तक वह झाड़ियों में न घुसे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही वह झाड़ियों में पहुंचेगी, मैं दौड़कर आगे बढ़ूंगा और नाले को पार करने से पहले या बाद में उस पर निशाना साधने की कोशिश करूंगा। काश मेरे और उस जगह के बीच कुछ ढाल होती तो मैं अभी उसी पल आगे बढ़ जाता, लेकिन यहाँ छिपने की कोई जगह न थी। मजबूरन इंतजार करना पड़ा। मैंने साथियों को सख्त हिदायत दी, जब तक मैं लौट ना आऊं कोई हिलेगा नहीं, कोई आवाज नहीं निकलेगी। और जैसे ही बाघिन झाड़ियों में गुम हुई, मैं दौड़ पड़ा। पहाड़ी खड़ी थी पर कदम तेज थे। तभी रास्ते में एक जंगली गुलाब की झाड़ी आ गई। वह इतनी लंबी थी कि पहाड़ी के ऊपर और नीचे तक फैली थी। बीच में एक सुराख सा रास्ता था। मैं झुककर उसमें घुसा, मगर सिर जल्दी उठा लिया। चर्र, कांटों की तेज टहनियों ने मेरी टोपी गिरा दी और कुछ कांटे मेरे सिर में गड़कर टूट गए। खून की बूंदें माथे से बह निकली, पर मैं रुका नहीं। लहूलुहान हालत में भी दौड़ता रहा। आखिरकार मैं उस गड्ढे तक पहुंचा जहां पिछली रात मैंने अधखाए शिकार की लाश लुढ़काई थी। गड्ढा करीब 40 गज लंबा और 30 गज चौड़ा था। ऊपर का सिरा जहां लाश पड़ी थी और सामने की ढलान घने झाड़ियों से ढकी थी। मैंने धीरे से किनारे पर झांका और तभी एक आवाज गूंजी, कचक, हड्डी टूटने की भयानक आवाज। दिल दहल उठा। बाघिन मुझसे पहले उस गड्ढे में पहुंच चुकी थी और अब वह उसी पुराने शिकार पर टूट पड़ी थी, भूख और गुस्से की भरपाई करने के लिए। दोस्तों, उस वक्त मेरा दिल सीने से बाहर निकल आने को था। अगर बाघिन अधखाए शिकार से निकलकर खुले मैदान में आती तो मेरे पास निशाना साधने का मौका था, लेकिन अगर वह पहाड़ी चढ़ जाती या सामने वाले किनारे पर चढ़ती तो मैं उसकी झलक तक न देख पाता। घनी झाड़ियों के भीतर से हड्डियों के चटकने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। उसी झाड़ी से एक संकरी पगडंडी ऊपर बैंक तक जाती थी और उसका मुहाना मेरी बाईं ओर बस 1 गज की दूरी पर था। उस पगडंडी के ठीक आगे 50 फुट गहरी खाई थी, जिसके नीचे शोर मचाती धारा बह रही थी। मैं सोच ही रहा था कि एक पत्थर ऊपर फेंककर बाघिन को खुले मैदान की तरफ खदेड़ दूं। तभी पीछे से आहट हुई। मुड़कर देखा तो गोविंद खड़ा था, मेरी टोपी हाथ में लिए। गुलाब की झाड़ी में गिरी टोपी को उठाकर वह चुपचाप मेरे पीछे आ गया था। पास ही पहाड़ी में एक छोटा सा सुराख था। मैंने होंठों पर उंगली रखकर इशारा किया और गोविंद को उस गड्ढे में धकेल दिया। वह सिकुड़कर बैठ गया, थोड़ी घुटनों पर टिकाए, सीने से मेरी टोपी लगाए और कांपते हुए उस भयानक आवाज को सुनता रहा, जहां बाघिन बस कुछ ही गज दूर हड्डियां चबा रही थी। मैंने दोबारा अपनी जगह संभाली। तभी अचानक खामोशी छा गई। बाघिन ने खाना छोड़ दिया था। या तो उसने मुझे देख लिया था या फिर शिकार उसे पसंद नहीं आया। एक पूरा मिनट बीता, न आवाज न हलचल, और फिर मेरी आंखों ने उसे पकड़ लिया। वह सामने वाली ढलान पर चढ़ चुकी थी और अब पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। झुरमुट में पॉपुलर की संकरी सी टहनियां थीं, जिनके पीछे से उसका सिरा सा आकार दिख रहा था। मैंने सोचा, बस यही मौका है। राइफल उठाई और हड़बड़ी में ट्रिगर दबा दिया। गोली चली,
लेकिन असली हादसा अभी बाकी था। गोली उसके सिर के पास की एक पतली टहनी से टकरा गई। बाघिन तड़प कर घूमी और बिजली की रफ्तार से घाटी पार करती हुई उसी पगडंडी से मेरी ओर लपकी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी गोली ने उसकी एक आंख छीन ली है। शायद वह सिर्फ डरकर भाग रही थी, लेकिन मेरी आंखों को तो वह मौत बनकर सीधी मेरी ओर आती नजर आ रही थी। हर कदम धरती हिला रहा था और देखते देखते वह बस 2 गज की दूरी पर थी। मैंने सांस रोकी, आगे झुका और राइफल की आखिरी गोली उसके गले और कंधे के बीच उतार दी। गोली का असर हुआ, बस इतना कि उसका रुख थोड़ा सा बदल गया। वह मेरे कंधे को छूती छूती निकली और पूरे जोश के साथ 50 फुट नीचे गहरी धारा में जा गिरी। मैंने आगे बढ़कर झांका। नीचे पानी में हलचल मच रही थी। बाघिन की देह उलटकर पानी में पड़ी थी। उसके पंजे आसमान की ओर थे और पूरा तालाब उसके खून से लाल हो चुका था। गोविंद अब भी उस गड्ढे में दुबका बैठा था। मेरे इशारे पर वह बाहर आया और जैसे ही बाघिन को देखा, वह मुड़ा और पहाड़ी पर खड़े लोगों को जोर से चिल्लाया, शेरिन मर गई, शेरिन मर गई। उसकी आवाज गूंजते ही पहाड़ी पर खड़े 30 आदमी भी चिल्लाने लगे। बद्री ने शोर सुनते ही अपनी बंदूक उठाई और खुशी से 10 गोलियां दाग दी। यह गोलियों की आवाज मुक्तेश्वर और आसपास के गांवों तक जा पहुंची और फिर हर ओर से लोग धारा की तरफ उमड़ने लगे। कई मजबूत हाथों ने बाघिन को पानी से बाहर खींचा, बांस से बांधकर उठाया और विजय घोष करते हुए उसे बद्री के बाग तक ले आए। वहां भूसे के बिस्तर पर उसे रख दिया गया ताकि सब देख सकें। मैं थका हुआ गेस्ट हाउस गया और 1 कप चाय ली, लेकिन असली काम अब भी बाकी था। रात का अंधेरा उतर आया था। हाथों में लालटेनें लिए भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मुक्तेश्वर से आए कई शिकारी भी मौजूद थे। सबकी निगाहों के बीच मैंने बाघिन की खाल उतारी। तभी रहस्य खुला। वह बाघिन एक आंख से अंधी थी और उसके आगे वाले पैर में साही के 50 कांटे धंसे हुए थे, जो 1 इंच से लेकर 9 इंच तक लंबे थे। रात के 10 बजे तक काम पूरा हुआ। बद्री ने बहुत आग्रह किया कि मैं उसके घर रात बिताऊं, मगर मैंने विनम्रता से मना किया और मुक्तेश्वर से आए लोगों के साथ पहाड़ी चढ़ गया। मेरे 2 आदमी खाल उठाए हुए थे। डाकघर के सामने खुले मैदान में खाल फैलाई गई ताकि पोस्ट मास्टर और उसके साथी देख सकें, और फिर आधी रात को मैं डाक बंगले में जा लेटा। सिर्फ 4 घंटे सोया और सुबह की पहली किरण के साथ फिर सफर पर निकल पड़ा। दोपहर तक नैनीताल पहुंच गया। पूरे 72 घंटे की इस भयावह जद्दोजहद के बाद। दोस्तों, नरभक्षी को मार गिराना सिर्फ शिकार भर नहीं होता, ये संतोष होता है एक ऐसे काम का जिसकी बेहद जरूरत थी। उस दुश्मन को उसके ही मैदान में मात देने का, और सबसे बड़ा संतोष उस मासूम बच्ची के लिए जमीन का एक छोटा टुकड़ा सुरक्षित कर देने का, जिस पर वह निडर होकर चल सके। दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। मैं दिल से आप सभी की अच्छी सेहत और खुशियों की कामना करता हूँ। वादा है कि हम जल्द ही एक और रोमांचक जंगल की कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना।